Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज की जो लेक्चर होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बायबैक के बारे में। आप सभी ने आईपीओ के बारे में तो सुना होगा और आप उसमें अप्लाई भी करते होंगे। जितने भी रिटेल कैटेगरी के होते होंगे, आईपीओ आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, लेकिन अब वहाँ पे भी ज़्यादा लिस्टिंगें मिल नहीं रही है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जो बायबैक के बारे में जानते तो होंगे, लेकिन कोई अप्लाई नहीं कर सकता हुआ क्योंकि अभी जो इस काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल कैटेगरी के लोग हैं वो इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बायबैक क्या होता है, कंपनियां बायबैक क्यों लाती है और हम इससे कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके पहले कि मैं इस लेक्चर की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में थोड़ा सा ही मिस किया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और फिर मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बायबैक होता क्या है। राइट, बायबैक क्या होता है? तो अ बायबैक ऑफ शेयर्स इज बाइंग बैक ऑफ ओन शेयर्स बाय ए कंपनी दैट वाज इशूड अर्लियर। इट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन event wherein a company makes a public announcement for the buyback offer to acquire the shares from existing shareholder within a given time frame। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है आपका आईपीओ। आईपीओ के बारे में सभी जानते हैं। आईपीओ में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो पब्लिक जाती है, अपना शेयर को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पे। इस ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। और एक होता है आपका बायबैक। अब बायबैक क्या होता है कि जो कंपनी आपकी जो लिस्ट हो चुकी है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में एक जो है बिरला सॉफ्ट ने बायबैक अपना लॉन्च किया है। तो बिरला सॉफ्ट का जो बायबैक है वो क्या करेगी, जो भी उसके शेयर लिस्ट एक्सचेंज पे वो आपसे खरीदेगी। मान लीजिए आपके पास आपने 10 शेयर बिरला सॉफ्ट के खरीद रखे हैं और आप क्या करते हैं, कंपनियां क्या करेंगे कि अब आपसे जो शेयर होल्डर है, रिटेल हो गए, एचएनआई हो गए, उनसे कुछ जो शेयर होगी वो खरीदना चाहेगी। अब वो कितना शेयर खरीदना चाहेगी ये वो डिसाइड करती है, कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है। तो आपसे जो शेयर होल्डर से जो कंपनियां शेयर बाय करती है उसे हम कहते हैं बायबैक। द कंपनी अनाउंसेस एन ऑफर प्राइस फॉर द बायबैक दैट इज जनरली हायर देन द करेंट मार्केट प्राइस। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी जब बायबैक लेके आएगी तो किसी कंपनी का जो स्टॉक है उसकी प्राइस अगर 100 रुपये फिलहाल चल रही है, करेंट मार्केट प्राइस उसकी 100 रुपीज़ है, तो जब वो बायबैक करने चाहेगी तो हमेशा करेंट मार्केट प्राइस से ऊपर के लेवल पे बाय करेगी। यही जो चीज़ है, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं जो अपना शेयर हूँ वो मैं 150 रुपये पे खरीदूंगा, तो उसकी जो प्राइस चल रही है वो 100 चल रही है और इसका जो आपका 150 रुपये उसने शेयर किया, मतलब एक शेयर पे आसानी से एक 50 रुपये की फ़ायदा यहाँ पे होने वाली है। तो इसलिए बायबैक हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। मान लीजिए उस कंपनी के अगर आपके पास 10 शेयर हैं और 10 शेयर में से 5 शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं बायबैक में, तो आपको हर एक पे 50 रुपये का बेनिफिट होता है। तो आराम से 250 रुपये का बेनिफिट हो जाता है मात्र 10 शेयर के साथ। मतलब 1000 के शेयर के साथ आपको 250 रुपये बेनिफिट हो जाएगी। इसलिए हमें बायबैक का ये इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजंस ऑफ बायबैक। अब आपके मन में एक बात आता होगा कि आखिर एक कंपनी जो होती है वो बायबैक क्यों करती है। एक तो बायबैक करती है उस पर से जो उसका करेंट मार्केट प्राइस है उससे हाई लेवल पे ही क्यों बायबैक करती है। तो इसका कुछ आंसर आपके पास होगा। एक पहला जो इसका रीज़न है वो है आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक। उसे लगता है कि मेरी जो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस करेंट मार्केट प्राइस चल रही है वो अंडर वैल्यूड है, तो वो चाहती है कि नहीं नहीं यार ये तो काफ़ी मतलब इतना प्राइस नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो वो इसलिए बायबैक लेके आते हैं अपने से, जो उनको लगता है कि मेरी जो करेंट प्राइस है 100 रुपये, अगर मैं इसे 150 मेरा इसका फेयर प्राइस है तो 150 पे बायबैक लेकर आएंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस वजह से। दूसरा रीज़न हो गया कि एक्सेस कैश विद नॉट मेनी प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटी। उस कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, मतलब जो होता है ना कैश, कुछ क्या करे पैसे उसके पास काफ़ी ज़्यादा, मतलब आबरेक पैसे पड़े हुए हैं कि क्या करूँ मैं इस पैसे को, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सोचते हैं कि चलो क्यों नहीं बायबैक कर लेते हैं और अपने शेयर होल्डर को भी बेनिफिट कर देते हैं। इस वजह से उस कैश को सही जगह पे यूटिलाइज करने के लिए वो बायबैक का प्लान करती है। इसका नेक्स्ट रीज़न है टैक्स एफिशिएंट मेथड ऑफ रिवार्डिंग शेयर होल्डर।
कंपनी जो होती है वो अपने शेयर होल्डर्स जो भी लोग होते हैं उन्हें रिवार्ड करना चाहती है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप डिविडेंड दे के भी, कुछ कंपनी जैसे आईटीसी डिविडेंड देती है हमेशा, तो वो डिविडेंड दे के भी कर सकती है कुछ, और कुछ कंपनियां क्या होती है बायबैक लाती हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये पे शेयर पड़े हैं और 150 बायबैक लाती है कंपनी कोई, तो आपको 50 रुपये का फ़ायदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बायबैक पे जो होता है ना वो टैक्स फ्री होता है, वो जो डायरेक्ट अमाउंट जो होता है वो बैंक अकाउंट में आता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जबकि जो आपको डिविडेंड मिलती है आईटीसी या कहीं से भी, उस पर वो टैक्स लगता है आप पे। यहाँ पे सिर्फ कंपनी पे, जो कंपनी जो होती है वो बायबैक लाती है उस पर टैक्स लगता है, ना कि शेयर होल्डर्स पे टैक्स लगता है। तो ये एक और अच्छी बात हो जाती है रिटेल कैटेगरी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और चौथा रीज़न है कि अपने स्ट्रेटन प्रोमोटर होल्डिंग, जो प्रोमोटर होते हैं अपने होल्डिंग को बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से भी बायबैक आती है। अब हम बात कर लेते हैं बायबैक के मेथड्स के बारे में कि कितने तरीक़ों से कंपनियां बायबैक कर सकती है। तो उसमें जो पहला मेथड है बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू टेंडर ऑफर है। यही जो ऑफर है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इन अ टेंडर ऑफर द कंपनी बायबैक्स इट्स शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। इसमें क्या होती है कि एक फिक्स प्राइस कर लेती है, जो भी उसका कंपनी का करंट मार्केट प्राइस मान लिया 100 है और वो 150 प्राइस पे बायबैक लाने वाली है, तो एक फिक्स प्राइस करती है कंपनियां और प्रोपोर्शनल बेसिस पे। क्या आपके जो भी शेयर टेंडर के लिए लगाएंगे वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, उसमें से कुछ ही होने वाले हैं। तो इसे हम कहते हैं टेंडर ऑफर पे, और यही वो तरीका है जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो दूसरा मेथड आता है वो होता है बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू ओपन मार्केट। इन द केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट कंपनी कैन डू सो आइदर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है अपने शेयर को डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद लेती है। मतलब जो ओपन मार्केट होता है ये हमारे लिए रिटेल कैटेगरी के लिए ना ही बेनिफिशियल होता है नहीं कुछ होता है, तो इसे हमें इग्नोर करना होता है। सिर्फ हमें टेंडर ऑफर जो कंपनियां लेके आती हैं उसमें ही अप्लाई करने का मौका मिलता है और उसमें ही हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटाइटलमेंट रेशियो के बारे में। जब भी बायबैक की बात होगी तो इंटाइटलमेंट रेशियो की भी बात की जाएगी, ईआर रेशियो जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है? ये रेशियो ये बताता है कि आपने कितने, इंटाइटलमेंट रेशियो गिव्स द इंडिकेशन ऑफ मिनिमम शेयर्स दैट विल डेफिनेटली बी एक्सेप्टेड इन द बायबैक। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द रिकॉर्ड डेट। मतलब ये रेशियो हमें ये बताता है कि कितने शेयर बायबैक में एक्सेप्ट होंगे हमारे, इसे हमें पता करना है। तो इसके लिए ईआर रेशियो ज़रूरी है। एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है 2 करोड़ शेयर्स ला रही है बायबैक के लिए, उसका जो साइज है वहाँ पे रिटेल को होता होगा 30 लाख शेयर, 15%। यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायबैक में जो 15% कोटा होता है वो रिटेल कैटेगरी के लिए होता है। तो अगर आप अभी तक इसमें अप्लाई नहीं कर रहे थे तो आप एक बहुत बड़ी इसमें चूक कर रहे थे, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो 15% सेबी ने कोटा दे रखा है ना, इसी का तो बेनिफिट हमें लेना है। तो सपोज कि जो 2 करोड़ शेयर्स जो है बायबैक में आने वाले हैं किसी कंपनी के, तो टोटल नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्ड डेट इज 50 लाख। मतलब रिटेल कैटेगरी से जो शेयर एक्सेप्ट होने वाले वो कितने होंगे? 50 लाख। सो इंटाइटलमेंट रेशियो फॉर द शेयर होल्डर्स वुड बी 30/50, दैट इज 60%। तो मान के चलिए कि जो 30 लाख टोटल शेयर है और उसमें से 50 लाख आपको रिटेल कैटेगरी ने रिकॉर्ड डेट पे देखना है, तो उसका जो इंटाइटलमेंट रेशियो होगा वो 60% होगा। मतलब 60% जो शेयर होंगे वो रिटेल कैटेगरी से लिए जाएंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए 30 लाख सीट है, 30 लाख आपके पास रिटेल कैटेगरी में सीट है और जो अप्लाई हुए हैं शेयर होल्डर वो है आपका 50 लाख। तो आपका जो इंटाइटलमेंट रेशियो होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 60% ही एक्सेप्ट होगा। और मान लीजिए 30 लाख ही है और अप्लाई करने वाले लोग हो गए 20 लाख, तो आपके जो जितने भी शेयर अप्लाई करेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन जनरली आजकल ऐसा होता नहीं है, तो इंटाइटलमेंट रेशियो कम ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में। यहाँ पे दो चीज़ें कंसेप्ट आपको समझने वाली है। एक हो गया आपका एक्सेप्टेंस रेशियो मतलब कि एआर, और दूसरा हो गया हमारा ईआर। ईआर आपका क्या है कि जो मिनिमम शेयर आपसे लिए जाएंगे, यहाँ पे आप चाहो तो इसे नोट्स बना सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसे आप दोबारा दे सकते हो। ईआर रेशियो वो हो गया जो आपसे मिनिमम शेयर जो होंगे वो बायबैक में आपसे लिए जाएंगे उसका होगा। और एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है कि एक्सेप्टेंस रेशियो डिपेंड्स अपॉन द बायबैक साइज, मतलब उसका कितना बड़ा साइज है एंड द क्वांटिटी टेंडर इन द बायबैक, और कितने लोगों ने उसे अप्लाई किया। द रेशियो कैन बी डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज लाइक रिटेल एंड नॉन रिटेल। अब रिटेल कैटेगरी के लिए तो सेबी ने 15% जो होता है ना वो आपका समझिए कि रिजर्व करके रखा हुआ है। और रिटेल कैटेगरी किसे कहते हैं आपको पता ही होगा कि जिनके पास 2 लाख से कम का शेयर होगा।
अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने बायबैक लाई, तो रिलायंस कंपनी के शेयर आपके पास अगर 2 लाख से कम है तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे, 2 लाख से अगर आप ज़्यादा हो तो एचएनआई में आ जाओगे। तो जो 15% का डिस्काउंट हो रहा है वो 2 लाख का जो शेयर है उस पर हो रहा है कि 2 लाख रुपये का शेयर से कम होना चाहिए। दिस इज द रेशियो ऑफ शेयर्स विच कंपनी फाइनली बाय फ्रॉम यू थ्रू टेंडर रूट। ये रेशियो जो बताता है कि वो कितनी कंपनी जो है टेंडर रूट के थ्रू अपना शेयर बाय करेगी। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल जो लिया था वहाँ पे समझिए कि 40 लाख शेयर्स आर टेंडर, सो AR विल बी 30/40। मान लीजिए 50 लाख जो वहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ था तो सारे लोग तो बाय करेंगे नहीं ना। मान लीजिए 2 करोड़ की कोई कंपनी जो है वो साइज लेके आ रही है, राइट। तो 2 करोड़ अगर आपको बायबैक में आ रहा है तो उसका 15% जो होगा वो आपका रिटेल कैटेगरी के रिजर्व हो जाएगा। 15% मतलब हो गया आपका करीब करीब हो गया आपका 15% हो गया इसका 30 लाख। मतलब 30 लाख जो शेयर होगा वो एक्सेप्ट करने वाली है कंपनी, राइट। लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है रिटेल कैटेगरी में वो कितने हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए 50 लाख जो कि हमने इंटाइटलमेंट रेशियो में निकाला था। लेकिन क्या जो टोटल रिटेल कैटेगरी है वो 50 लाख वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी क्या, नहीं करेगी। आप जो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताइए कि आपने कब बायबैक में पार्टिसिपेट किया है। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें तो इस वजह से हम कम करेंगे। तो मान लीजिए 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 40 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राइट। इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो AR जो होगा वो हमारा कितना होगा, AR जो होगा हमारा 30/40 इंटू 100। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि 75% जो होगा वो शेयर एक्सेप्ट कर ले जाएंगे फाइनली। तो अगर आपके पास 75% एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 शेयर है उस कंपनी के तो उसका 75 शेयर जो होगा वो एक्सेप्ट कर हो जाएगा और 25 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में फिर से वापस कर दिए जाएंगे। तो ये होता है आपका AR और ER। और AR जो होगा वो हमेशा ER से बड़ा ही होगा, जब भी होगा तो होगा। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष पहुँचता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंटाइटलमेंट रेशियो है और एक्सेप्टेंस रेशियो वो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है कितने परसेंटेज जो मेरा शेयर है वो एक्सेप्ट होने वाला है। तो वीडियो को नहीं अगर समझ में आ रही तो फिर से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर कमेंट सेक्शन में कहते हो तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियोज़ बना दूंगा। और अगर आप कमेंट में करते हो तो सपोज़ कीजिए किसी कंपनी का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो 10% ही आती है तो क्या होगा कि अगर आपको टेंडर किए हो 100 शेयर उस कंपनी के, तो 100 शेयर आप टेंडर तो कर दोगे लेकिन सिर्फ आपका जो 10 शेयर होगा वही एक्सेप्ट होगा, वो फिक्स प्राइस पे जो कंपनी डिसाइड किया होगा। बाकी के 90 शेयर्स फिर आपके डीमेट अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा आपके साथ आने वाले वीडियोस में, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो, जहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस रेशियो जो होगा वो 100% होगा। हालांकि वहाँ पे बेनिफिट आपको क्या करना है कि सिर्फ एक ही शेयर खरीदना है। उस स्ट्रेटजी के मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आपका वो एक शेयर ही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो होने वाला है वो 100% होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ बायबैक के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला जो क्या होता है, बोर्ड का मीटिंग होता है। कंपनी की जो होती है वो बोर्ड मीटिंग करती है और डिसाइड करती है कि किस दिन रिकॉर्ड डेट होना चाहिए। तो ये आपका पहला आपका हो गया किस प्राइस पे हमें बायबैक लानी चाहिए। पोस्ट डेट द कंपनी मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द बायबैक, राइट। उसके बाद क्या करती है, द कंपनी फाइल्स अ लेटर ऑफ ऑफर विथ सेबी इन केस ऑफ टेंडर ऑफर। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि टेंडर ऑफर से लाना चाहिए या फिर हमें ओपन मार्केट से बाय करनी है। अगर टेंडर ऑफर से बाय करते हैं वो तो आपको एक फिक्स प्राइस करते हैं कि इस प्राइस पे मैं बाय करूंगा, जो ओरिजिनली जो होता है करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये सारी कंपनी डिसाइड करती है। उसके बाद कंपनी जो होती है एक डेट अनाउंस कहती है, जहाँ पे आप उसको RD भी कह सकते हैं, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के पहले पहले उस कंपनी की जो शेयर है, अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में हो जाने चाहिए। तो अगर कोई कंपनी जो होती है वो सपोज़ कीजिए कि वो अपना जो 3 जून अगर रखती है आपका रिकॉर्ड डेट, तो वो उसके जो शेयर है वो 1 जून तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। मतलब 2 दिन पहले तक आपके खरीदने चाहिए और 3 जून तक उसके डीमेट अकाउंट के पहले होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स अप्रोच देयर स्टॉक ब्रोकर्स। अब आपको अप्लाई कर सकते हैं कि आपने जहाँ भी ब्रोकर में अपने अकाउंट ओपन किया होगा, चाहे वो अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, तो आपको उसके प्लेटफॉर्म के तहत पे अपने शेयर्स को बायबैक के लिए लगा सकते हैं। उसकी वजह से आप IPO लगाते हो सिंपल, वहाँ पे एक कॉर्पोरेट एक्शन का एक ऑप्शन आता है जो कि मैं आपको लाइव करके भी कभी दिखा दूंगा। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उस यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे बायबैक के लिए। द स्टॉक ब्रोकर देन सबमिट द टेंडर फॉर्म्स। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो देखता है कि आपने जो अप्लाई किया वो सही से अप्लाई किया है कि नहीं किया है।
The registrar verifies the tender forms and informs the exchange on acceptance and non acceptance of the tender equity shares. तो रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है, वो बताता है कितना शेयर्स एक्सेप्ट किए गए, कितने नहीं किए गए। जो शेयर्स नॉन एक्सेप्टेड हो जाते हैं, नॉन एक्सेप्टेड शेयर गेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। मान लीजिए वही बात हो रही है एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में, जो शेयर्स आपका एक्सेप्ट हो गए उनके पैसे जो होते हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाता है। एक खास बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये होता है बायबैक का प्लान होता है, अगर कंपनी ने बायबैक डिसाइड कर लिया कि मैं बायबैक लेके आने वाला हूँ 15 जून तक, आप लोग का जो होगा वो रिकॉर्ड डेट होगा, तो वो कंपनी जो होगा उसके पास अधिकार है कि वो अपने बायबैक को कैंसिल भी कर सकती है। मतलब कि आईपीओ टाइप नहीं है कि उसने आईपीओ लाया तो आपको लाना ही होगा, यहाँ पे बायबैक कंपनी के द्वारा कैंसिल भी किया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बायबैक में ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप कैसा लेंगे। जैसे कि आईपीओ में हम कैसे बेनिफिट लेते हैं, आईपीओ में अगर हम बात करते हैं तो हम अपने फैमिली मेम्बर में क्या किए हैं कि हर एक फैमिली मेम्बर से आप एक एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, मतलब डिफरेंट पैन के साथ। तो आप यहाँ पे डिफरेंट पैन के साथ बायबैक में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पैन के साथ आप अलग अलग आईडी से, जैसे कि मान लीजिए एक पैन है आपका, उसने आप अपने जेरोधा में भी अकाउंट खोल दिया और फिर अपस्टॉक्स में भी उसी पैन से यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी एक ही जगह पे अप्लाई कीजिएगा, ना कि दोनों जगह बायबैक अप्लाई कर दीजिएगा, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको डिफरेंट पैन, मतलब एक अगर आपके पास पापा के अकाउंट से आपने ओपन कर लिया तो एक डिफरेंट पैन हो गया, फिर एक अपनी माँ के अकाउंट से अगर आपने ओपन किया डिफरेंट पैन से, और दोनों से आपने बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो उस पर आपके शेयर्स जो होंगे आपसे ले लिए जाएंगे, तो इसमें फ़ायदा होता है। वैसे मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे आपका 100% बायबैक में आपको हो ही जाएगा। तो अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है अभी तक अपने पूरे फैमिली मेम्बर के, जिनके भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जिनका आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप अपस्टॉक्स या जीरोधा में जिसका लिंक नीचे है आप उससे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स में तो फ्री में अकाउंट ओपन होता है और इसका जो एएमसी होता है वो भी फ्री है। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बायबैक से रिलेटेड जितने भी मन में आपके सवाल थे उसके सारे मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई आपके मन में क्वेश्चंस रह जाता है, डाउट रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा या फिर एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर आपका क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देने वाला हुआ तो। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज कुछ भी सीखने को मिला तो यार, मैं इतनी रात में बैठ के 12 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, मैं अपना कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ सिखाऊं, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।